गुड इवनिंग बच्चों। आज हम रिसीट और पेमेंट अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन से इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखेंगे। स्टेप्स इन द प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन से स्टेप हमें हेल्पफुल रहेंगे रिसीट और पेमेंट अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन से इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाने के लिए। द फॉलोइंग स्टेप्स में बी हेल्पफुल while preparing an income and expenditure account from a given receipts and payment account. Read all the items thoroughly given in the debit and credit side of the receipt and payment accounts. सबसे पहले आपको रिसीट और पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों में दी हुई सभी आइटम्स को ध्यान से पढ़ना है। उसमें से हमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक को अलग कर लेना है, क्योंकि इनमें से कोई भी आइटम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगी, क्योंकि ये दोनों आइटम्स बैलेंस शीट में जाएगी। ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी कैपिटल रिसीट्स लाइक एज लोन टेकन है, आपका कोई आपने लोन लिया है, या कोई कैपिटल पेमेंट्स है जैसे कि कोई आपने एसेट्स परचेज की हैं, आपको सबको पता है कोई भी अगर आपके पास लायबिलिटी है या कोई भी आपके पास एसेट्स है, कोई भी आइटम्स ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएंगी, ये दोनों आइटम्स आपकी बैलेंस शीट में आएंगी। तो हम कंक्लूजन में कह सकते हैं कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। इसी प्रकार कोई भी कैपिटल रिसीट्स है, जैसे कोई लायबिलिटी है, जैसे आपने लोन लिया है कोई, वो लायबिलिटी बन जाएगी, लायबिलिटी साइड में जाएगी। इसी प्रकार कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल पेमेंट्स है, वो आपकी एसेट्स बन जाएगी और वो भी बैलेंस शीट में जाएगी, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगी। जब आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना है केवल और केवल रिवेन्यू रिसीट्स को आपको ध्यान में रखना है, जो कि आपको क्रेडिट साइड में लिखनी है, और आपकी जितने भी रिवेन्यू एक्सपेंसेस है वो आपको डेबिट साइड में लिखने हैं। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, सेम उसी तरीके से हमने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाना है। सभी की सभी रिवेन्यू रिसीट्स जो हमारे करंट ईयर से रिलेटेड है, याद रखिएगा, इसमें प्रीवियस ईयर की और नेक्स्ट ईयर के आइटम को शामिल नहीं करना है। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेस पर बनेगा, करंट ईयर का बनेगा। केवल और केवल रिवेन्यू रिसीट्स और रिवेन्यू एक्सपेंसेस को ध्यान में रखना है और उसको रिसीट और पेमेंट अकाउंट से उठाना है और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट या क्रेडिट साइड में लिख देना है। जितनी भी रिसीट्स होंगी वे केवल क्रेडिट साइड में आएंगी और जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे रिवेन्यू वे डेबिट साइड में आएंगे। जैसे हमने लिखा है, ओनली रिवेन्यू रिसीट्स टू बी शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिवेन्यू एक्सपेंसेस टू बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसी तरह मैंने आपको अभी बताया था बेटा कि रिवेन्यू इनकम जो होती हैं उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे एडजस्ट करना पड़ेगा? उसमें से प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट होगा वो हम उसमें से अलग कर देंगे। इसी प्रकार जो नेक्स्ट ईयर का अमाउंट होगा हम वो भी अलग कर देंगे। केवल हमें करंट ईयर का अमाउंट शो करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपको रिसीट और पेमेंट अकाउंट में प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर तीनों सालों का आइटम दे रखी है। जैसे मान लीजिए अमाउंट सब्सक्रिप्शन का है, टोटल अमाउंट आपका बनता है ये सारा, अगर हम एडिशन करते हैं इसका, तो 30,000 रुपये। आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसमें से कितना अमाउंट लेके जाना है ये बात ध्यान रखनी है। देखो अभी हमने बताया बेटा ऊपर, केवल हमारा करंट ईयर का अमाउंट आएगा इनकम और एक्सपेंडिचर में, प्रीवियस ईयर का और नेक्स्ट ईयर का अमाउंट हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखेंगे। इसलिए हमें ना तो 5,000 को लिखना है, ना हमने 10,000 को लिखना है। केवल करंट ईयर का जो अमाउंट है 15,000 इसी को उठाना है और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है। हाँ जी बच्चों, रिवेन्यू एक्सपेंसेस के लिए मैं बता रहा था आप लोगों को कि रिवेन्यू एक्सपेंसेस जो है वो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में लिखे जाएंगे। इसमें आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस या जिसको हम अमाउंट पेड इन एडवांस फॉर एक्सपेंसेस कह सकते हैं और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट करनी होगी। कोई भी अगर आपका एडवांस एक्सपेंसेस आपने पे किया है
तो उसको हम नेक्स्ट ईयर का खर्चा मानेंगे और उसको करंट ईयर के इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखेंगे, अर्थात उसको टोटल पेड अमाउंट में से लेस कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने जैसे कोई भी 15 मंथ्स का खर्चा पे किया है, मान लो 1500 रुपये आपने पे किया, तो हमारे केवल इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में 12 महीने के खर्चे आएंगे। और जब हम इन 12 महीनों का खर्चा लेंगे, मान लीजिए कि पर मंथ 100 रुपये हैं, तो 12 महीनों के हमारे 1200 रुपये तो इसी साल के हो गए, और जो 300 रुपये हैं वो प्रीपेड है, वो नेक्स्ट ईयर के हैं, इसलिए उसको लेस कर दिया जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, मान लीजिए हमें 12 महीने के एक्सपेंसेस हमें लिखने होते हैं एक्रूअल बेस पर। मान लो आपने वेजिस के 600 रुपये पे कर रखे हैं 6 महीने के, तो हमें पूरे 12 महीने के खर्चे पे करने होते हैं, इसलिए इसमें 6 महीने के खर्चे और ऐड किए जाएंगे ताकि हम खर्चों को 12 मंथ्स का बना सके और लिख सके। अब हम बात करेंगे बच्चों कुछ स्पेसिफिक आइटम्स की। वे स्पेशल आइटम जो नॉन कैश आइटम होती हैं और वो रिसीट और पेमेंट अकाउंट में नहीं आती हैं, लेकिन उनकी एडजस्टमेंट हमारे को इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में करनी पड़ेगी। सम नॉन कैश आइटम्स नॉट अपीयरिंग इन द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दैट नीड टू बी टेकन इनटू द अकाउंट फॉर डिटरमाइनिंग द सरप्लस और डेफिसिट फॉर द करंट ईयर। कुछ ऐसी आइटम्स होती है बेटा जो नॉन कैश आइटम होती है, वो रिसीट और पेमेंट अकाउंट में नहीं आती है, क्योंकि ये नॉन कैश है। कैश आइटम ही रिसीट और पेमेंट अकाउंट में आती हैं, इसलिए हमें इनकी एडजस्टमेंट इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में करनी होगी, जो सरप्लस और डेफिसिट निकालते समय फायदेमंद होंगी। जैसे डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स है, नंबर 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है यदि कोई है तो, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, कोई एक्रूड इनकम है। ये सभी की सभी नॉन कैश आइटम हैं, इन्हें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में एडजस्ट किया जाएगा, ये रिसीट और पेमेंट अकाउंट में गिवन नहीं होती हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए। एक तरह से देखा जाए तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, इसका कोई बैलेंस सीडी या बीडी नहीं बचता है बेटा, कोई एसेट्स का अकाउंट नहीं है। इसमें हम जो डिफरेंस होगा वो सरप्लस या डेफिसिट होगा। इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, डिफरेंस विल बी सरप्लस एंड वाइस वर्सा डेफिसिट। यदि आपकी क्रेडिट साइड इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट की ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो आपका सरप्लस आएगा। क्या आएगा? सरप्लस आएगा। यदि डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो आपका डेफिसिट आएगा। और याद रखना, जैसे हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, सरप्लस और डेफिसिट निकालते हैं, तो ये एक तरह से प्रॉफिट और लॉस ही होता है। और जब हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, तो उस प्रॉफिट और लॉस को हम कैपिटल में एडजस्ट करते थे। यहाँ पर सरप्लस और डेफिसिट जो निकलेगा उसको कैपिटल फंड में एडजस्ट किया जाएगा। याद रखिएगा, बैलेंस शीट बनाते समय कैपिटल फंड में एडजस्ट किया जाएगा। यदि सरप्लस है तो कैपिटल फंड में जोड़ा जाएगा, और यदि डेफिसिट है तो कैपिटल फंड में से घटाया जाएगा। द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्या निकलेगा क्लोजिंग बैलेंस? या तो सरप्लस या डेफिसिट। सरप्लस होगा तो उसको कैपिटल फंड में ऐड किया जाएगा, और यदि कोई डेफिसिट है तो उसको बैलेंस शीट में से कैपिटल फंड में से घटा दिया जाएगा।